ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। इंजन्स की एफिशिएंसी या किसी भी मशीन की एफिशिएंसी किस तरह से निकाली जा सकती है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहली बात, एफिशिएंसी को ईटा से लिखा जाता है। ये ईटा का सिंबल है, स्मॉल एन लिखते हैं, एन का जो सेकंड लाइन है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे आगे, सो दिस इज कॉल्ड ईटा। सो एफिशिएंसी इज रिटन एज द सिंबल ईटा, ETA, ईटा। The general formula of the efficiency is output divide by input. ये इसका जनरल फॉर्मूला है। डेफिनेशन में कभी भी ये नहीं लिखना, ये तो मैं आपको वैसे याद रखने के लिए बता रहा हूं कि आप एफिशिएंसी फिर किसी दूसरे सिस्टम के लिए लगाना चाहें तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। अब इस इंजन के अंदर आउटपुट क्या है, तो आंसर है आउटपुट है हमारा वर्क डन विच इज ऑफ 30 जूल। तो 30 जूल का वर्क डन हुआ था, सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस मशीन। ये मशीन का आउटपुट है। 100 जूल की एनर्जी लेकर के सिर्फ 30 जूल का वर्क डन करता है, बाकी 70 जूल हमारे काम ही नहीं आते हैं। So in this machine, in this system, the output is the work done per cycle. The output is the work done. Divide by input. Input क्या है, तो आंसर है ये इनपुट है। कितनी हीट एनर्जी हमने ली थी रिजर्वायर से, तो 100 जूल की एनर्जी ली थी। जितनी हीट एनर्जी हम सिस्टम से ले रहे हैं वही तो हमारा इनपुट है। ये इनपुट है और इस तरफ क्या है, ये आउटपुट है हमारी मशीन का। तो इतनी एनर्जी ये ले रहा है, तो इसको बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब बाय इंजन। तो ये फॉर्मूला बनेगा एफिशिएंसी का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। ओके, अब हम इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिख देते हैं। वर्क डन को किससे लिखा था हमने, W से। हीट एब्जॉर्ब को किससे लिखा था, हीट एब्जॉर्ब कितनी है, Q1। इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। अच्छा, इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। हमने W का फॉर्मूला बनाया था, वर्क डन का फॉर्मूला बनाया था अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच इज Q1 माइनस Q2। तो इस W की जगह पर हम Q1 माइनस Q2 भी लिख सकते हैं। तो मैं उसको लिख करके इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर क्वेश्चन के अंदर वर्क डन गिवन है और एनर्जी गिवन है तो इससे सॉल्व हो जाएगी एफिशिएंसी। और अगर हीट एनर्जी की फॉर्म्स में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो ये फॉर्मूला पुट कर देंगे हम लोग। W की जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, Q1 को इसके डिवाइड में भी लिख देते हैं, इसके डिवाइड में भी लिख देते हैं। तो Q1 डिवाइड बाई Q1 ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, Q2 डिवाइड बाई Q1। तो ये फॉर्मूला भी इसमें लिखा जा सकता है। ओके, तो इस तरह से ये इसके फॉर्मूलाज है एफिशिएंसी के। जनरल फॉर्मूला क्वेश्चंस में जो काम आएगा वो ये आएगा, Q1 माइनस Q2 वाला, सॉरी दिस वन, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। और ये फॉर्मूला काम आएगा W अपॉन Q1। अच्छा, इसके बाद हम लोग कार्नो इंजन पढ़ेंगे। उस कार्नो इंजन में मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूला को और चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है, तो आंसर है हम इसको टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। जैसा हमने Q1 डिवाइड बाई Q2 लिखा है, इसी तरह से हम लोग T2 डिवाइड बाई T1 भी लिख सकते हैं। 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। अगर आपको रिजर्वायर का टेम्परेचर पता है T1 और सिंक का टेम्परेचर पता है T2, तो ये वैल्यूज पुट करके भी एफिशिएंसी को फाइंड किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ओके, अब देखिए, अब हम इसको, अच्छा ये एग्जांपल से हम एफिशिएंसी निकाल करके बताते हैं। तो मैं ये फॉर्मूला इरेज कर देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको समझ आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क डन डिवाइड बाय हीट एब्जॉर्ब बाय द इंजन, हीट एब्जॉर्ब बाय द वर्किंग सब्सटेंस, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, इसको भी इरेज कर देते हैं। फाइनल फॉर्मूला हमने नीचे लिख रखा है जिसमें सारी क्वांटिटीज को हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब ये जो इंजन हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में और अभी जो स्टडी कर रहे हैं, इसके बेसिस पर इसकी एफिशिएंसी बताते हैं। वर्क डन, कितना वर्क कर रहा है ये, तो आंसर है 30 जूल का। ये इंजन 30 जूल का वर्क डन करता है। और कितनी एनर्जी लेकर के, तो आंसर है 100 जूल की एनर्जी लेकर के। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 डिवाइड बाय 10, 3 डिवाइड बाय 10 होगा 0.3, 0.3।
तो इसकी एफिशिएंसी होगी 0.3। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तब मैं इसको परसेंटेज में लिख सकता हूं। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं इसको किस में लिख सकता हूं, परसेंटेज से लिख सकता हूं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो आंसर है 30%। तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, 30%। अब 30% का मतलब क्या होगा वो आपको पता है। अगर 100 जूल की एनर्जी देंगे तो 30 जूल का वर्क डन होगा। अगर मैं बोलता हूं किसी सिस्टम की एफिशिएंसी 26% है, जैसे कि पेट्रोल इंजन होते हैं, हमारे जो कार्स हैं, जो बाइक्स हैं जिनमें पेट्रोल इंजन है, उनकी एफिशिएंसी लगभग अप्रोक्सीमेट 26% होती है। तो अगर 26% एफिशिएंसी है तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है कि वो सिस्टम रिजर्वॉयर से 100 जूल की एनर्जी लेता है और सिर्फ 26 जूल का ही वर्क डन होता है। 26% का मतलब क्या है, सिर्फ 26 जूल का ही तो वर्क डन होगा, बाकी के जो एनर्जी है वो तो डिसिपेट हो जाएगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, वो हमारे काम ही नहीं आएगी। ओके, अच्छा टेम्परेचर गिवन हो तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे भी हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। टेम्परेचर गिवन होंगे तो उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ओके, देखिए, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि इसको टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये जो रिजर्वॉयर है, ये जो रिजर्वॉयर है मतलब कि जो इंजन है उसके अंदर कितना टेम्परेचर क्रिएट होता है, 200 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा इंजन है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म है, ठीक है। उसके बाद में ये जो सिंक है इसका टेम्परेचर है, इसको सिंपल कर देते हैं थोड़ा, 100 ले लेते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस, और ये है 70 डिग्री सेल्सियस। जो सिंक है वो 70 डिग्री सेल्सियस पे। तो इंजन के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री और बाहर का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में इस इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, तो इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इससे एफिशिएंसी निकालेंगे तो भी कितनी आएगी, 1 माइनस T2। सिंक का टेम्परेचर कितना है, तो आंसर है 70 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर लिखेंगे 70। वैसे तो इसको SI यूनिट में सॉल्व किया जाता है, टेम्परेचर अगर सेल्सियस में गिवन होंगे तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तो जनरल में आपका एग्जांपल बता रहा हूं वैसे। उसके अलावा T1 रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 100 और ये हो जाएगा 100 माइनस 70। 100 माइनस 70, 30 अपॉन 100, 30 अपॉन 100 करेंगे वही 0.3 आएगा, और 0.3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको परसेंटेज में लिख सकते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 30%। तो अगर एनर्जीज गिवन है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, वर्क डन गिवन है और हीट एनर्जी कितनी ली गई है वो गिवन है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर गिवन है, रिजर्वॉयर का, सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर गिवन है तो भी एफिशिएंसी को निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, अब हम इंजन के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एक बात और, एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो कितनी नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। उसका रीजन मैंने आपको बताया। अगर आप बोलते हैं कि किसी सिस्टम की एनर्जी 100% है, किसी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% है, तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका मीनिंग ये होगा कि ये सोर्स से हीट एनर्जी ले रहा है और वो सारी की सारी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो सारी हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब कि ये जो सोर्स है इससे 100 जूल की एनर्जी ली और ये वर्क डन कितने का हुआ, वर्क डन भी 100 जूल का हो गया। तो उस केस में यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, 100 डिवाइड बाई 100, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। और 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफिशिएंसी 100% आ जाएगी। तो 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर सारी हीट एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो हीट का फ्लो कैसे रहेगा, हीट का फ्लो तो बनेगा ही नहीं। फिर ये इंजन ही इस प्रिंसिपल में वर्क कर रहा है कि हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर। इस प्रिंसिपल पर ही तो ये हीट इंजन वर्क कर रहा है। ओके, इसके अलावा यहां पर देखिए एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है 26%, यहां पर लिखता हूं मैं इसको,
फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ऐसा क्यों, क्या रीजन है उसका। पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 26%, और जो डीजल इंजन होते हैं उसकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज 35 to 40%। चलो हम लोग इसको 40% लिख देते हैं, 40%। अब डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा क्यों है, तो वो हम इस बात से समझ सकते हैं। ये जो मैंने लास्ट में फॉर्मूला लिखा है 1 - T2 अपॉन T1। T2 सिंक का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर तो 20 डिग्री सेल्सियस है, वो कांस्टेंट है, वो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल है वो कम हीट एनर्जी पे बर्न हो जाता है, थोड़ा सा इग्निशन टेम्परेचर देते हैं तो वो बर्निंग प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो इंजन होता है इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जो हीट इंजन होता है कौन से वाला, पेट्रोल इंजन। और जो डीजल है उसमें होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा होता है। ओके, तो इसको बर्न, ये जब बर्न होगा तो ये ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो डीजल जो है वो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो इसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 300 to 400 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमने T1 को इंक्रीज कर दिया, अगर हमने रिजर्वोयर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब T1 बढ़ा दिया, अगर T1 को इंक्रीज करेंगे तो देखिए डाउनस्टेयर्स में जो क्वांटिटी है अगर वो बढ़ जाएगी तो इसका जो डिवाइड होगा T2 अपॉन T1 आएगा, वो एक स्मॉलर वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू आएगी। तो 1 माइनस, और ये जो भी वैल्यू थी ये और छोटी हो गई, तो हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो T2 अपॉन T1 इस रेशियो को छोटा करने के लिए हम रिजर्वोयर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, T1 का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। ये सिंक है, सिंक सराउंडिंग है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आप उसमें जितनी भी हीट एनर्जी रिजेक्ट करके डालना चाहें डाल सकते हैं, जितनी भी हीट एनर्जी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी कम क्यों होती है, उसका रीजन है कि उसमें रिजर्वोयर का सोर्स का टेम्परेचर कम होता है। T1 कम होता है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, और अगर T1 बढ़ा देते हैं, अगर T1 बढ़ा देते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए डीजल इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ओके, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती। वो अभी मैंने आपको बता दिया, वो भी डिस्कस कर लिया हमने। देखिए 100% होने के लिए इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, एफिशिएंसी के ये वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं। Q2 की वैल्यू 0, मैंने बोला 100 जूल की एनर्जी यहां से आई और वो 100 जूल की किस में कन्वर्ट हो गए, वर्क डन में कन्वर्ट हो गए। तो सिंक के पास कोई भी एनर्जी नहीं गई, उस केस में Q2 कितना हो जाएगा, Q2 0 हो जाएगा। द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक विल बी 0। अगर ये 0 हो गया, Q2 0 हो गया, तो डिवाइड में कोई भी नंबर, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। तो 1 - 0, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1, और 1 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 100%। तो उस केस में एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तो आप इसको फॉर्मूलाज की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी 100% होने का मतलब है कि सिंक के पास कोई भी एनर्जी नहीं जाएगी, सिंक में कोई भी एनर्जी नहीं ट्रांसफर होगी, मतलब Q2 0 आएगा, और Q2 जब 0 आएगा तो एफिशिएंसी आएगी 1, जो ईटा है वो आएगा 1, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। सो एफिशिएंसी विल बी 100%, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हीट एनर्जी के लॉसेस होंगे ही होंगे। अब डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हीट इंजन, उनके डायग्राम्स में आपको बता देता हूं क्या क्या होंगे। The next topic is types of heat engine. First one is
एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। और दूसरा कौन सा होगा, वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन एंड इंटरनल कंबस्शन इंजन। देखिए नाम से पता लग रहा है, एक्सटर्नल कंबस्शन, इंजन के अंदर बर्निंग प्रोसेस नहीं होगी, इंजन के बाहर बर्निंग प्रोसेस होगी। तो हीट एनर्जी कहां प्रोड्यूस की जाएगी, तो आंसर है इंजन के बाहर। जैसा कि हम लोग किसमें देखते थे, स्टीम इंजन में। अब स्टीम इंजन की आप वर्किंग समझिए क्या होगी। स्टीम इंजन इसका एग्जांपल है। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक फर्नेंस बनाते हैं, फर्नेंस मतलब कि एक भट्टी बनाते हैं जिसमें कोयला रख देते हैं। रेलगाड़ी में इसको यूज करते थे। तो यहां पर इस कोयले को जलाएंगे, ये कोल है, कोल को बर्न करेंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इस हीट एनर्जी से क्या करने वाले हैं हम, इस हीट एनर्जी से हम लोग बॉयलर के अंदर वाटर को बॉयल करेंगे। तो यहां पर हमने एक टैंक लगा दिया, ये टैंक लगा दिया हमने। ये टैंक क्या कहलाएगा, ये है बॉयलर। ये बॉयलर है तो इसमें वाटर बॉयल होगा। वाटर बॉयल होगा तो हमने क्या किया, यहां से एक थिन पाइप, एक पतला सा पाइप निकाला जिसमें क्या होगा, स्टीम राइज होगी। तो ऐसा इसमें स्टीम बनेगी। तो ये क्या होगा, हाई प्रेशर स्टीम। हाई प्रेशर स्टीम। तो ये स्टीम मूव करेगी और इस स्टीम को हम लोग कहां डाल देंगे, तो आंसर है हमारे हीट इंजन में। इस जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, ये हमारा पिस्टन होगा, ये लगा दिया पिस्टन, और पिस्टन के साथ में ये शाफ्ट लगाई, और शाफ्ट के साथ में लगाई पुली या व्हील लगा दिया, ये व्हील लगा दिया हमने इस शाफ्ट के साथ में। इसके बाद में अब जो गैस यहां पर यूटिलाइज हो जाएगी उसको हम फिर से क्या करेंगे, उसको हम फिर से कूल डाउन करेंगे। यहां पर हम लोग एक पंप लगा देंगे जो दोबारा से क्या करेगा, इस वाटर को फिर से इस टैंक में ले आएगा। अभी ये वाला रास्ता बंद है, जब पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा तब ये रास्ता खुलेगा और ये वेपर फिर से कहां आ जाएगा, बॉयलर में आ जाएगा। तो ये हाई प्रेशर की स्टीम ऐसा आगे बढ़ेगी और ये स्टीम जा करके यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। उस हाई प्रेशर के कारण या उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी के कारण क्या होगा, वो जाकर के इस पिस्टन से टकराएंगे, पिस्टन से टकराएंगे तो पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो शाफ्ट भी डाउनवर्ड जाएगी, शाफ्ट नीचे जाएगी तो पुली का हाफ रोटेशन पूरा होगा या व्हील का हाफ रोटेशन पूरा होगा। अब अब पिस्टन पूरा नीचे आ चुके हैं, अब इसके कहां पर जाने की बारी है, ऊपर। तो ये ऊपर की तरफ उठेगा, तो जैसे ही ऊपर उठेगा ये वाला वाल्व ओपन हो जाएगा और इस वाल्व के ओपन होते ही यहां पर जो भी वेपर है वो इस पाइप के थ्रू यहां पर आएगा और इसके रास्ते में हम लोग क्या लगा देंगे, इसके रास्ते में हम लोग लगा देंगे कंडेंसर। कंडेंसर इस वाटर वेपर को दोबारा वाटर में कन्वर्ट करेगा। तो ये वेपर यहां पर आया, ये दोबारा से कंडेंसर के अंदर गया, कंडेंसर के अंदर जाने के बाद वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर से इस बॉयलर के अंदर आ गया। तो ये है एक्सटर्नल कंबस्शन। इंजन का जो सिस्टम है उसके बाहर कंबस्शन हो रहा है, यहां पर कंबस्शन कर रहे हैं हम। कोयला डालिए और उसको जलाइए, उससे वाटर को गर्म कीजिए, पानी गर्म करके स्टीम प्रोड्यूस होगी, वो स्टीम से फिर ये पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और पिस्टन एक्सपेंड और कंप्रेशन करेगा यहां पर, और उससे क्या होगा, शाफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड होगी और ये पुली के रोटेशन होगी, पुली के या व्हील के। ट्रेन में तो हमने डायरेक्ट क्या लगा रखा होता है, इस शाफ्ट के साथ में व्हील जोड़ रखा होता है। तो शाफ्ट जैसे नीचे आती है व्हील रोटेट करना शुरू कर देता है, आपने ऐसा देखा होगा स्टीम इंजन के अंदर। सो दिस इज द एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। और इंटरनल कंबस्शन इंजन स्पार्क प्लग वाला मैंने आपको बताया, जो हमारे बाइक और कार के अंदर इंजन होता है, जो हमारे बाइक और कार में इंजन होगा। ओके, उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जहां पर पिस्टन लगा होगा वहां पर ही फ्यूल आएगा और उसी के अंदर बर्निंग करेंगे हम। तो ये डायग्राम यहां पर तो बनेगा नहीं, इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर बनाते हैं डायग्राम। The second one is internal
कंबशन इंजन। इस इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल इनलेट बनाएंगे जहां से फ्यूल अंदर आएगा, फ्यूल इनलेट। ओके, देन ये इसकी असेंबली शुरू होगी और इस जगह पर क्या लगाएंगे, दिस इज द स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग होगा जो स्पार्किंग प्रोड्यूस करेगा। ओके, इस जगह पर लगाएंगे पिस्टन, पिस्टन के साथ में शाफ्ट, शाफ्ट के साथ में पुली, और ये बन गया हमारा हीट इंजन। पुली रोटेट होगी तो पुली के साथ आप बेल्ट या चेन लगा करके टायर्स को मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट को जोड़ देंगे व्हील के साथ, ये इस तरह से वर्क करेगा। ओके, फ्यूल इनलेट, फ्यूल इनलेट में क्या आएगा, फ्यूल प्लस एयर, फ्यूल और एयर का मिक्सचर आएगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के तो फ्यूल जल नहीं पाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक कार्बोरेटर लगा होता है इंजन में, इंजन से यहाँ पर फ्यूल इनलेट से पहले कार्बोरेटर लगा होता है। उस कार्बोरेटर का काम होता है फ्यूल के साथ एयर को मिक्स कर देना, और ये फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है ये फ्यूल इनलेट से इंजन के अंदर आएगा। इंजन के अंदर आते ही ये स्पार्क प्लग करेगा स्पार्किंग। इस स्पार्किंग से क्या होगा, फ्यूल में कंबशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही बर्निंग होगी यहां पर गैसेस प्रोड्यूस होंगी, वो गैसेस गर्म होकर के क्या होगा, एक्सपेंड होंगी। और एक्सपेंशन के लिए हमने कहां पर जगह दे रखी है, तो आंसर है ये पिस्टन फ्री है, ये मूव कर सकता है। ये जो वॉल्स हैं ये तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन पिस्टन फ्री है, ये अपवर्ड डाउनवर्ड जा सकता है। तो गैसेस जैसे ही एक्सपेंड होंगी पिस्टन जाएगा डाउनवर्ड और शाफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिससे ये पुली का हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा, ये पुली का हाफ रोटेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद अब यहां पर जो गैसेज है उसको बाहर निकालना है, पिस्टन को वापस ऊपर लाना है। अगर पिस्टन इस पोजीशन पर आ चुका है, देखिए डायग्राम में ये पिस्टन यहां पर आ चुका है, एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका है, हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब फिर से उसी पोजीशन पर पिस्टन को लाना है, तो यहां पर जो गैसेज है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकालने के लिए हमने क्या लगा रखा है, तो आंसर है साइलेंसर। एक रास्ता दिया हुआ है और यहां पर वाल्व लगा होता है, ये साइलेंसर होगा और साइलेंसर से पहले यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व तब ओपन होता है जब ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जब ये कंप्रेशन करेगा। तो ये पिस्टन ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ की सारी गैसेस को वाल्व ओपन करके साइलेंसर के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देगा, और फिर से पिस्टन इसी पोजीशन पर आ जाएगा, ये इसकी पोजीशन फिर से रीस्टोर हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, तो आंसर है ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। पिस्टन नीचे गया हाफ साइकिल, पिस्टन वापस ऊपर आया वन कंप्लीट साइकिल, और इस वन कंप्लीट साइकिल से ये पुली का एक रोटेशन पूरा होगा। उसके बाद हम इससे जो भी मैकेनिकल वर्क करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। सो दिस इज द इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें इंजन के अंदर ही कंबशन प्रोसेस की जा रही है, इसके अंदर ही हाई टेम्परेचर को मेंटेन किया जा रहा है, जिसको T1 से लिखते हैं। और बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है, T2, विच इज एट द बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर। तो ये हीट का फ्लो हुआ। दिस इज इंटरनल कंबशन, दिस इज एक्सटर्नल कंबशन। अब बात आती है इनकी एफिशिएंसी की। तो ये जो स्टीम इंजन होते हैं, एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं, इनकी एफिशिएंसी 12 to 16% होती है, 12 से 16% होती है सिर्फ इसकी एफिशिएंसी। उसका रीजन आपको समझ आ रहा है, क्योंकि कोयला जलाने पर सारी हीट एनर्जी तो इस बॉयलर को मिलेगी नहीं, कुछ हीट एनर्जी तो यहाँ पर सराउंडिंग में चली जाएगी। जिस भट्टी में इस कोयले को जला रहे हैं वो भट्टी गर्म हो जाएगी, वो फर्नेस गर्म हो जाएगा। अब बॉयलर भी क्या होगा, एक मेटल का कंटेनर होगा, तो मेटल का कंटेनर पूरा पहले हीट एनर्जी को लेगा, फिर एनर्जी वाटर के पार्टिकल्स में जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल्स में जाएगी। तो ये बॉयलर भी गर्म होगा तो हीट को रेडिएट करेगा। तो इसमें हीट एनर्जी के डिसिपेशन ज्यादा होंगे, इसमें हीट एनर्जी के डिसिपेशन ज्यादा होंगे। और यहां पर वर्किंग सब्सटेंस क्या है, तो आंसर है स्टीम। इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है, स्टीम। इसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है, द गैसेज विच आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। वो गैसेज जो फ्यूल को बर्न करने के बाद में बनी थी, वो इसमें वर्किंग सब्सटेंस होगा।
अच्छा, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? ये कौन से इंजन है? ये पेट्रोल और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी मैंने आपको बताई 26% और डीजल इंजन की एफिशिएंसी मैंने आपको बताई थी 40%। उसका रीजन भी बता दिया। डीजल इंजन बड़े होते हैं और इसमें हाई टेम्परेचर पर रहता है रिजर्वॉयर। ये जो चैम्बर होगा जिसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन होंगे वो हाई टेम्परेचर पे होगा, तो इसीलिए इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है डीजल इंजन की। अच्छा, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये याद रखना आप। जो हीट इंजन है वो साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क कर सकते हैं। तो पिस्टन का नीचे जाना वापस ऊपर आना, ये 1 साइकिल कंप्लीट होगा। अच्छा, एक बात और सुनिए, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे वर्क डन के, वो फॉर्मूलाज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखिए, according to the first law of thermodynamics, we know that dq is equal to du plus dw। जो भी हीट एनर्जी हम देंगे उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। और अच्छा, हमारा डायग्राम क्या था हीट इंजन का? सोर्स विच इज एट द हाई टेम्परेचर T1 और यहां पर ये वर्किंग सब्सटेंस होगा, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस। और ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इसके साथ में क्या जुड़ा होगा? सिंक विच इज एट द लोअर टेम्परेचर T2। Q1 एनर्जी सिंक सोर्स से ली जाएगी और Q2 एनर्जी सिंक को दी जाएगी, और बाकी की एनर्जी से क्या होगा? वर्क डन होगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहती है? द हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम is utilized in increasing the internal energy of the system and the remaining part is utilized in doing some work। इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। क्या वैल्यूज पुट करेंगे? तो देखिए, dq कैसे निकालेंगे? तो आंसर है Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2। हीट एनर्जी 100 जूल की ली, 70 जूल सिंक में चले गए। काम कितने आ रहे हैं? 30 जूल तो काम आ रहे हैं, तो उसको लिखेंगे dq से, विच इज रिटन एज Q1 माइनस Q2। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आंसर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग स्टडी कर चुके हैं, बिकॉज इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो यहां पर पहले जितना टेम्परेचर था, जब ये एक्सपेंड होगा और वापस दोबारा इसी पोजीशन पर आएगा, पिस्टन दोबारा इसी पोजीशन पर आएगा, तो सिस्टम फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में चला जाएगा। मान लीजिए यहां का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस था, तो जब ये एक्सपेंड होगा टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो 200 से 150 चला जाएगा एक्सपेंशन में। फिर दोबारा कंप्रेस होगा, दोबारा पिस्टन ऊपर की तरफ आएगा, तो फिर से यहाँ का टेम्परेचर 200 हो जाएगा। उसके बाद में गैसेस बाहर निकलेंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में यहां पर जो सिस्टम के अंदर जो भी वर्किंग सब्सटेंस था वो दोबारा से इनिशियल कंडीशन में आ जाता है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए du 0 लिखा जाएगा, बिकॉज इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। द सिस्टम विल रीगेन इट्स इनिशियल कंडीशन। सिस्टम दोबारा से इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा। और dw इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो क्या फॉर्मूला बना? dw इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। dw इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यही तो फॉर्मूला बनाया था हमने। देखिए, यही फॉर्मूला लिखा था क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ये फॉर्मूला लिखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, और ये फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट इंजन्स। और ये हीट इंजन के मैंने टाइप्स भी बता दिए आपको, फॉर्मूलाज भी बता दिए। अब बात आएगी इनके न्यूमेरिकल्स की। वो न्यूमेरिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे जब हम कार्नो इंजन को स्टडी कर लेंगे। इसी से रिलेटेड एक इंजन और है जिसके बेसिस पर इंजन बनाए जाते हैं, दैट इज नोन एज कार्नो इंजन। तो कार्नो इंजन पढ़ने के बाद हम इस कंडीशन पे आ जाएंगे कि हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। किसके न्यूमेरिकल्स को? तो आंसर है हीट इंजन के न्यूमेरिकल्स को।
ओके, थैंक यू सो मच।